नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों का डेलीगेशन मिला है। 5 कालिदास मार्ग में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। किसानों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा है। किसानों के डेलीगेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान समेत 9 किसान नेता मौके पर पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा भी मौजूद थे। तो आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात हुई है। किसानों की समस्याओं को लेकर के तमाम प्रतिनिधि जुटे और सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक मांग पत्र भी इस दौरान सौंपा है। तस्वीरें देखिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। किसानों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र भी किसानों की डेलीगेशन ने सौंपा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोक भवन सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान शिक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का युवा अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करेगा। नौकरी और रोजगार के लिए अवसर मिल रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रदेश में भाई भतीजा और जातिवाद के लिए काम नहीं हो रहा है। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था भर्ती की प्रक्रिया। तो वहीं मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम भी किया। इस क्रम में आजमगढ़ के नेहरू हॉल में कुल 60 लोगों को, जिनमें से 8 सहायक अध्यापक और 52 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के चलते शिक्षा पद्धति में बदलाव आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हैं और ईमानदारी से काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज झांसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय में 4 संस्थाओं के विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित किया और फिर मऊरानीपुर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की फसल को देखा। मऊरानीपुर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज श्याम गुप्ता के कृषि फार्म हाउस वो पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसान श्याम गुप्ता की फसल को देखा और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की गौशालाओं का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से प्राकृतिक खेती पर खेती करने को लेकर के जोर देने की बात कही। उन्होंने अपील की है कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता को और अधिक बलवान करने के लिए जरूरी है कि हम प्राकृतिक खेती पर फोकस करें। आज मैं प्राकृतिक खेती के पर काम करने वाले गो आधारित खेती के किसान श्री श्याम जी गुप्ता के फार्म पर गया था, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। सुबह सुबह वहाँ पर गया था और बहुत अच्छे तरीके से गो आधारित प्राकृतिक खेती ये 3.5 एकड़ के भीतर कर रहे हैं। ऊसर जमीन पर हरियाली ला दी है, वहाँ पर गेहूं से लेकर के मटर तक की बहुत अच्छी खेती किया है। इन्होंने अपने मेड़ बनाए हैं, उसके भीतर खेत तालाब लगाई है, उसमें गायों का गोबर गोमूत्र पर खेती करके और जो ऊसर जमीन थी उस पर हरियाली ला दी है। श्याम जी गुप्ता की तरह से और भी किसान करें, ये मैं उन किसानों से, झांसी बुंदेलखंड के किसानों से आह्वान करना चाहता हूँ। एक दूसरा फार्म, क्या नाम था उसका, कामधेनु प्राकृतिक खेती के, उन्होंने भी लगभग 3 एकड़ पर अपनी प्राकृतिक खेती पर काम शुरू किया है। अपने खेतों के मेड़ बनाए हैं, मेड़ों पर पेड़ लगाए हैं।
खेतों के लिए उन्होंने उसको बंटवारा किया है और बहु फसली फसल को उगा रहे हैं। छोटा सा उन्होंने उसके ऊपर अपनी पॉली हाउस भी बनाई हुई है, एक गौशाला भी रखी हुई है, 1.5 kVA का एक सोलर। तो वहीं पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण की बिकनी को लेकर के उठे विवाद पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपत्ति जताई। सांसद ने कहा कि मैंने उस चित्र को देखा है और हमको भी अच्छा नहीं लगा। जिस तरीके से उसको फिल्माया गया वो तरीका अच्छा नहीं है और रंग भगवा ही पसंद किया गया। तो देश में ये बहस तो चल ही रही है कि जानबूझकर भगवे रंग को अपमानित करने के लिए ये सब किया गया है। हो सकता है संयोग हो, लेकिन ऐसा संयोग क्यों आता है? क्या उस दृश्य को हम अपनी मां बहन के साथ बैठकर देख सकते हैं? क्या हमारे सामने हमारी बेटी उस दृश्य को देख सकती है? कुल मिलाकर यह घोर आपत्तिजनक है। देखिए, मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोलता हूं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर राजनेताओं को नहीं बोलना चाहिए। जो सरकार का स्टैंड हो, सेना का स्टैंड हो, हमें उसी के अनुरूप बोलना चाहिए। और ये बड़ी दुखद बात है कि राहुल गांधी जी हों या आपने देखा होगा केजरीवाल हों या आपने यहाँ तक कि कोरोना की दवाई के नाम पर अखिलेश जी भी सवाल उठा गए। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इससे हमारी सेना का मनोबल गिरता है और दूसरा कोई हमारे ऊपर प्रश्न लगावे। हम पहले प्रश्न लगा देते हैं। आज इनके बयान की चर्चा यहाँ कम होती है, पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, चाइना में ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये जाने अनजाने ये देश का नुकसान कर रहे हैं और विरोधियों की मदद कर रहे हैं। ये तो क्या कहना मतलब है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, जब आप अपने सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे, अपने दवाई के ऊपर सवाल उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो देश आपसे नफरत रखते हैं या आपसे के साथ नहीं है, उनमें प्रसन्नता तो होगी, पाकिस्तान में भी होगी। वहीं दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने जिस तरह बयान दिया प्रधानमंत्री को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? क्या समझ? ये 2-3 लड़के जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये बिलावल भुट्टो है, राहुल गांधी है, ये सब एक जोड़ी लगती है इनकी। ये सब एक ही नस्ल के हैं, पता नहीं कैसे इधर उधर हो गए, एक ही भाषा इनकी है। बेशर्म रंग को लेकर जो एक एजेंडा चला है, एजेंडे के तहत जो भगवा रंग को लेकर या पठान फिल्म को लेकर जो बेशर्म रंग की बात आई है, उस पर आपका क्या नजरिया है? भाई देखिए, मैंने उस चित्र को देखा है, मैंने उस चित्र को देखा है और हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या माना जाए कि एक सेट एजेंडे के तहत या भगवा रंग को या हिंदुत्व को की उसके खिलाफ एक सेट एजेंडा है जिस पर काम किया जा रहा है? एक तो जिस तरीके से फिल्माया गया है, जो क्या कहते हैं, क्या नाम दे उसको, चड्ढी दें कि क्या नाम दे, हाफ पैंट दें, पिकनी दें, जिस तरह से फिल्माया गया है वो तरीका अच्छा नहीं है। वहीं बलवंत हत्याकांड में मृतक की पत्नी ने कहा कि सरकार 2 दिनों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो वो आत्मदाह करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 दिन का सरकार के पास टाइम है, नहीं तो सीएम हाउस के बाहर वो आत्मदाह करेंगे। आपको बता दें कि सपा ने 48 घंटे में अपराधियों को पकड़ने का भरोसा, एसपी ने माफ कीजिएगा, 48 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने का भरोसा दिला रखा है, और लेकिन पुलिस उस भरोसे पर खरा नहीं उतर पा रही है। मतलब बलवंत के परिजन पुलिस की कार्यशैली से काफी ज्यादा नाखुश हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि पुलिस ने अपने विभाग के 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। वो 48 घंटे की मोहलत दे के गई थी, एसपी आई थे, वो कह रहे थे 48 घंटे में पूरी जांच करेंगे, सबको पकड़ेंगे। कुछ नहीं पकड़ पाई। 3 पुलिस वालों को पकड़ा है, वो कोई भी जांच अच्छे से नहीं कर रही है। और हम 20 तारीख तक, 21 तारीख तक अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं, सबको पकड़ नहीं पा रही दोषियों को, तो हम सीएम के सामने जाके उनके आवाज़ के सामने अपनी आत्महत्या कर देंगे। मेरा तो कुछ बचा नहीं, मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं अपनी जान दे दूंगी उनके आवाज़ के सामने। मिर्जापुर में पदयात्रा के साथ पहुंचे कांग्रेस कैबिनेट के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को मजबूत कीजिए। कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री सारे टैक्स समाप्त कर देंगे। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स उन्होंने बताया है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सारे टैक्स समाप्त कर देगी।
गाजीपुर बनारस में 22 तारीख को इसका समापन करेंगे। अच्छा, क्या इनके प्रमुख भारत जोड़ो यात्रा इसका मुख्य कारण है कि जो आज समाज के अंदर भय व्याप्त है, लोग डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, व्यापारी जीएसटी की वजह से दुकानें बंद करके भाग रहा है, लोग गब्बर सिंह टैक्स, राहुल जी ने कहा था कि जीएसटी नहीं, ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो गब्बर आया, व्यापारी भाग रहा है बंद करके दुकान। यही सब कारण है कि हम लोग आज मजबूती से व्यापारियों से भी कर रहे हैं कि आप इस यात्रा में जुड़िए, राहुल जी को मजबूत कीजिए, सरकार बनाइए कांग्रेस की, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाइए, ये सारे टैक्स समाप्त हम लोग। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर भारत की सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि भारत के आगे, भारत मजबूत देश है, भारत पाकिस्तान को दूर दूर तक आंकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के ऊपर टिप्पणी करना किसी भी तरह की ठीक बात नहीं है, भारत सरकार को इसका कठोर जवाब देना चाहिए। लेकिन वही चीन जो हमें आंखें दिखा रहा है, उससे कैसे निपट रहे हैं, ये भी देश की जनता को बताना चाहिए। ये भारत की सरकार की सच्चाई है, ये भाजपा की सच्चाई है। बिलावल भुट्टो की क्या औकात है उसकी बदजुबानी पर सरकार इस पे जवाब दे। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की हमारे सामने कोई औकात नहीं। भारत एक विशाल देश है और हम किसी पाकिस्तान की धमकी से नहीं डरते। कलर कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, इसमें लेके आप देखिए, कलर कंट्रोवर्सी का क्या कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी के 3 माननीय सांसद जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके कितने वीडियो कल से चल रहे हैं, वो तीनों वीडियो आप देखिए। 3 सांसद हैं फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोकसभा में, और तीनों के वीडियो चल रहे हैं। भगवा महिलाएं भगवा कपड़ा पहने हुई हैं, हीरोइंस, और उनके साथ किस तरह का वो अश्लील डांस कर रहे हैं। सवाल इस समय चीन का है, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल किसानी का है, सवाल मजदूरी का है। आप उन पे जवाब नहीं देते, आप ऐसे मामलों की तरफ डाइवर्ट करते हैं ध्यान लोगों का। अरे भाई, भगवा का अपमान तो चिन्मयानंद कर रहे हैं, भगवा का अपमान तो वो करते हैं, भगवा का अपमान इस देश के लोग नहीं कर रहे। और इसलिए फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखिए, वहां पर कौन किस कपड़े में डांस कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें अपना दिमाग लगाने के बजाय आप बेरोजगारी पे, चीन के घुसपैठ पे, ये जो आपके पूंजीपति मित्रों ने लाखों करोड़ बैंकों का खाली किया, इन सवालों पे जवाब दीजिए। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसे फालतू के मुद्दे उठा के तुम चाहोगे देश का ध्यान बढ़ जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। विवेक बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा अलीगढ़ में विश्राम करेगी। पठान फिल्म के विषय में सवाल किए गए तो विवेक बंसल ने कहा कि इस तरह के दृश्य पहले भी फिल्मों में आते रहे हैं और मैं जहां तक समझता हूं, किसी एक दृश्य को लेकर जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो अराजकता फैलाने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत के प्रधानमंत्री का पद अत्यंत गरिमामय पद है और इस पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं और ये बयान अपमानजनक है। कल है उसका। कितने बजे तक अलीगढ़ में आगमन हो जाएगा? अलीगढ़ मतलब जो एकत्रित होना है हमने समय 11 साढ़े 11। इस यात्रा से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये है कि इस देश को कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना जो है वो छीर्ण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है और जो मुख्यतः जो भारत की जो विरासत है, जो संस्कृति है, जो रहना सहना है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। और उससे मेरी मुराद है कि जो एक सहिष्णुता है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान है और कहते हैं ना, धर्म नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। वहीं आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई है।
इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 1482 परीक्षार्थी परीक्षा में शरीक होंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अलग होने के बाद पहली बार आजमगढ़ और मऊ जिले के महाविद्यालयों में शोध के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धित यानी कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली यानी कि दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शाम को 4 बजे तक होगी। देखिए, ये नव स्थापित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का सबसे पहली परीक्षा है प्रवेश परीक्षा पीएचडी एडमिशन्स के लिए, जिसमें जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं, अनुदानित कॉलेज, उनके अंडर में जो शिक्षक हैं उनके अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा इस परीक्षा के माध्यम से। तो इसमें हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी थी छात्रों से, तो 2249 टोटल एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 767 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमफिल नेट क्वालिफाइड हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं। तो बाकी उनको छोड़ करके आज 1482 स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम आज हो रहा है। और ये एग्जाम के 2 पेपर्स हैं, जिसमें पहला पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, उसी प्रकार दूसरा पेपर है वो 2:30 बजे से है, 1.5 घंटे का है। वो सब्जेक्ट विशेष का पेपर है जिसमें बच्चे को पीएचडी करनी है। तो दोनों पेपर में 70 क्वेश्चंस हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका रिजल्ट हम 28 तारीख तक संभावित रूप से जारी कर देंगे और उसके आधार पर फिर मेरिट बनेगी और तब रिजर्वेशन आदि फॉलो करके स्टूडेंट्स का एडमिशन के लिए पीएचडी में संबंधित शिक्षकों को विषयवार उनको अलॉट कर। योगी सरकार में भूमाफियाओं की शामत आ गई है। उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला गोरखपुर का। जिलाधिकारी के आदेश पर रविवार को हत्या के आरोपी और बेटों के साथ मिलकर गैंग चलाने वाले भूमाफियाओं की करोड़ों की संपत्ति की कुर्की की गई। अधिकारियों ने बताया कि बेटों के साथ मिलकर हत्या करने वाले आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि आरोपी के कार्यालय पर मुनादी कराई गई है और पूरा कारोबार और साथ में खोराबार थाना क्षेत्र के रहने वाले जवाहर यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये जवाहर यादव हैं और इनके खिलाफ दिनांक 17/12/2022 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके क्रम में आज जो है ये कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा जंगल सीकरी, खोराबार और ये रानीडीहा में, सिट्टौर में काफ़ी जो है गैर कानूनी तरीके से जो है गतिविधियों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसी के खिलाफ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का अनुक्रम में स्पेशली भूमाफिया या किसी प्रकार का माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई को और पुरजोर बल देने के अनुक्रम में ही आज एक भूमाफिया जवाहर यादव जो कि खोराबार थाना अंतर्गत रहता है और उसके द्वारा अपने पुत्रों और अन्य गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। उसमें उसी संपत्ति के चक्कर में उन्होंने एक मर्डर भी किया। उसी मर्डर में ही उनके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और करोड़ों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है जराइम की दुनिया से और उसके साथ साथ उनके करीबन कई सारे व्हीकल भी हैं। तो आज ये अटैचमेंट शुरू हुआ है, कई सारी संपत्ति है जो कई दिन तक ये अटैचमेंट चलेगा। उसमें से पहला अटैचमेंट है जो कि जंगल सीकरी में स्थित है। यहाँ पे ये इन्होंने अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस बना रखा है और उसी प्रॉपर्टी के ऑफिस के माध्यम से ये जमीनों की खरीद फरोख्त और कब्जा करने का कार्य करते हैं। ये जवाहर यादव हैं और इनके खिलाफ दिनांक 17/12/2022 को जिलाधिकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करी। मुख्यमंत्री धामी के साथ में गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलन के साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का आगाज किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक समाज के लिए की जा रही विभिन्न योजनाओं, चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और समग्र विकास के बारे में भी जानकारी साझा की।
मैं सबसे पहले तो आज अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है उसकी सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है और पहले के समय में विकास योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए होती थी, तुष्टीकरण के लिए होती थी। आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर योजनाएं हो रही हैं और हर वर्ग के लिए आज योजनाएं चल रही हैं। हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है और संपूर्ण देश के संपूर्ण रहने वाले सभी निवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए लगातार इस दिवस पर काम हो रहा है। इस दिवस पर सभी के उत्थान का हम लोगों ने संकल्प लिया है। सभी के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड के पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अभी 2 से ज्यादा संतान वाले लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कट ऑफ डेट तय कर दी है। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों को 2 से ज्यादा संतान हैं वो अब पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि नियम तो यही कहता है कि जिनके 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महाराज जी पहले सड़कें ठीक करा दें जो कि मुख्य परेशानियों का सबब है। बयान में आपने अभी डाला है, अभी तक तो जो नियम था वो यही था कि 3 बच्चे जिनके हैं वो नहीं लड़ सकते हैं नगर निगम नगर पालिका के चुनाव। तो अब महाराज जी किस प्रकार की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि मेरा तो अनुरोध है महाराज जी से हाथ जोड़ के कि हल्द्वानी शहर की, नैनीताल जिले की सड़कें बहुत खराब है, अगर आप वो ठीक करा दें उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपके कोर्ट में ही बॉल है, तो वहां से बॉल मार के जरा एक 6 मार दे तो हम आपकी सराहना करेंगे। तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज हरिद्वार में शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें भारी तादाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो सके। शौर्य यात्रा ने पूरे हरिद्वार में भ्रमण किया और जगह जगह यात्रा का स्वागत भी किया गया। इस दौरान बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज वालिया ने कहा कि गीता जयंती के दिन अयोध्या के अंदर मीर बाकी ने जो कलंक लगाया था उस कलंक को धोने का काम बजरंग दल ने किया था। गीता जयंती के दिन अयोध्या के अंदर मीर बाकी ने जो कलंक बनाया था उस कलंक को धोने का काम बजरंग दल ने किया था। उसे हम शौर्य दिवस के नाते प्रतिवर्ष मनाते हैं। आज भी शौर्य यात्रा उस एसटी ग्राउंड से ज्वालापुर तक निकाली गई है। हिंदुओं का जागरण हो, हिंदुओं की शक्ति जागृत हो, 2 हत्याएं बंद हो, लव जिहाद बंद हो और हिंदू हरिद्वार के अंदर सुरक्षित रहे अपने मान बिंदुओं को लेकर, ऐसी मांग को लेकर यात्रा। आज विश्व हिंदू परिषद का शौर्य दिवस बजरंग दल मना रहा है बड़ी उत्साह के साथ। आप देख रहे हैं लड़कों में कितना उत्साह हिंदू धर्म के लिए, और ऐसे ही हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते रहे, इसी कामना के साथ मैं सभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। हर साल की तरह जैसे बजरंग दल शोभा यात्रा निकालते हैं, इसी साल की तरह उन्होंने इस साल भी निकाली और ये सकुशल संपन्न हुई। कटघल एरिया से निकलती है ज्वालापुर तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही शांतिपूर्वक निकाली गई और उनके द्वारा पूरे उसका फॉलो किया, जो निर्धारित रूट था उस पर ही आया। तो वहीं आपको बता दें कि रायबरेली के मिल एरिया में लगातार जो इस तरीके की चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन पर लगातार सवालिया निशान तमाम घटनाओं के चलते खड़े हो रहे हैं। हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आज बजरंग दल ने अपनी जो रैली निकाली उसमें तमाम उत्साह युवाओं का देखने को मिला और ये इसी उत्साह में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि लगातार हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों से ये रैली निकलती हुई नजर आई। दूसरी तरफ जिक्र हल्द्वानी का करेंगे। कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले MBPG कॉलेज में छात्र राजनीति को लेकर के अब उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग मोड़ पर पहुंच गए। दरअसल हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनावों के लिए ABVP ने कौशल बिरखानी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ABVP से रश्मि लमगड़िया भी टिकट की प्रबल दावेदार हैं, लेकिन कल देर रात उनका टिकट काटकर कौशल बिरखानी को संगठन ने प्रत्याशी नियुक्त कर दिया।
आज रश्मि अपने समर्थकों के साथ एबीवीपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने संगठन को महिला विरोधी बताते हुए जमकर हंगामा काटा है। रश्मि ने रोते हुए संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया। रात के 11 बजे, 11:30 बजे मुझे मीडिया द्वारा ये सूचना मिलता है कि वहाँ पे टिकट हो चुका है, तुम्हारा क्या निर्णय है। मतलब मेरा संगठन, मैंने इतने सालों से, हमारा ही संगठन है परिषद, मैंने इतने सालों से यहाँ पे काम करा है, 5 सालों से, जिसका साक्षी पूरा हल्द्वानी परिवार है, पूरा प्रदेश है, पूरा उत्तराखंड है, इसका साक्षी। मेरे कामों की चर्चाएं हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, उच्च स्तर के पदाधिकारियों ने मुझसे बोला है कि रश्मि बहन आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अचानक से, मतलब मुझे पता चलता कि अचानक से टिकट हो जाता है रात के 11:30 बजे। कोई कार्यकारिणी को बुलाना नहीं, कोई कुछ नहीं, विक्रम सिंह फरसवान जी द्वारा ये ऐलान कर दिया जाता है कि टिकट दिया था। और टिकट ऐसे इंसान को दिया जाता है जिसके द्वारा कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, वो अश्लील गालियां मुझे दी जा रही हैं। टीचर से मेरा बैकग्राउंड पूछिए, मेरा फीडबैक पूछिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।